काम एक पूरी टीम करती है। एक टीम थी जिसमें सब पॉजिटिव विचारधारा के लोग थे और सबके सहयोग से जो है आपको जो उस समय का जो भी अगर कुछ अच्छा दिख रहा होगा लोगों को, ये सबके सहयोग का परिणाम रहा। मैं अकेला क्या या कोई व्यक्ति अकेला क्या कर सकता है। 6 दल का गठबंधन है, तो कहाँ किसको गठबंधन के तहत जो सीट बहुत जल्दी जो ऊपर शीर्ष जो डिसाइड करेगा, वहां पर हम लोग कैंडिडेट का चयन जो लोग अप्लाई किया है उसमें करके उस कैंडिडेट को लाकर फिर आगे का काम हम लोग करेंगे। बाकी हमारी तैयारी मेरी 12 विधानसभा में है। जनसुराज अपने उद्देश्यों को लेकर चला है, ना उसे आरजेडी से कोई मतलब है, ना ही बीजेपी से। 1990 में जनता दल के द्वारा मुझे लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन उस समय मैं जिला विद्यालय निरीक्षिका थी और वो नॉमिनेशन के पहले रिजाइनेशन का सवाल था, जिसके कारण समय पर रिजाइनेशन न हो सका, मैं चुनाव नहीं लड़ा। दर्शकों नमस्कार, बीके आजाद का अभिवादन स्वीकार करिए और आप जुट जाइए हमारे इस शो के साथ। हर बार की तरह आपका पसंदीदा शो हम आपके बीच लेकर आए हैं, ठोक बजा के। इस शो में हम आज पहुंचे हैं मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में, जहां जनता से बात करेंगे, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से हमारी बात होगी ठोक बजा के। प्यारे दर्शकों, ठोक बजा के इस शो में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पड़ताल करते हुए हम आज पहुंचे हैं मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में। यहां हम एक ऐसे शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप हैं प्रकाश अस्थाना जी। प्रकाश अस्थाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आप नगर के पूर्व सभापति भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हुए हैं। अस्थाना साहब, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि मोतिहारी विधानसभा की यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और जो यहाँ से हमारे विधायक हैं वह लगातार 3 या 4 बार से विधायक होते रहे हैं, तो फिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के कई लोग अब इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें आपका भी एक नाम जनता की ओर से भी और कई लोगों से सुनने के बाद, पड़ताल के बाद ये आया कि आप भी उम्मीदवार हो सकते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, पहली बात तो समझ लीजिए कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूं। मैंने कोई दावेदारी अपने प्रत्याशी होने का नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी में कोई दावेदारी करे ऐसा प्रचलन भी नहीं है। हमारे नेता आदरणीय हम सबके जो अभिभावक हैं इस जिला के नहीं, इस बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के राष्ट्रीय नेता के रूप में भी उनकी पहचान है। आदरणीय राधा मोहन सिंह जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हमारे जो इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत यानी संगठनात्मक जिला भारतीय जनता पार्टी मोतिहारी के जो भी विधानसभा सीट है वहां उम्मीदवार पहले से ये तय हो चुका है, इसलिए कोई दावेदारी का प्रश्न नहीं है। हाँ, अगर लोगों के तरफ से आपको कुछ ऐसी सूचनाएं मिली हो तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं, लेकिन मेरी वैसी कोई दावेदारी पार्टी के अंदर या फिर बाहर भी नहीं है। आपकी दावेदारी नहीं है। कहावत है कि आग जले नहीं तो धुआं कहां से आएंगे। जनता के बीच में जब पड़ताल के क्रम में हम यहाँ जनसंवाद कर रहे थे तो लोगों का ये कहना है कि वर्तमान विधायक की उपलब्धियां वैसी नहीं है जिस तरीके का अपेक्षा हम लोगों ने किया था, और इतने वर्षों से लगातार होने के बाद भी क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हैं,
लेकिन हमारे लिए एक नया चेहरा होना चाहिए। और जब हम चेहरे की बात कर रहे हैं तो उसमें आपके नाम को प्राथमिकता से लिया गया है, तो आप इसको हम किस रूप में देखें? आप इसको इस रूप में देखिए कि 2005 में हमारे प्रमोद कुमार जी इस क्षेत्र के विधायक बने और 2005 के पहले की इस क्षेत्र की क्या स्थिति थी, आज क्षेत्र की क्या स्थिति है, तो जो भी कुछ बदलाव दिख रहा है ये 2005 के बाद की ही उपलब्धि है। और आप चाहे वो आप पथ निर्माण के क्षेत्र में हो, आज गांव गांव पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। एक समय था कि यहाँ से लखौरा जाने का रोड नहीं था, मधुबनी घाट जाने का ये जो मुख्य सड़क है, जो कई प्रखंडों को जोड़ने वाला सड़क है, लेकिन आज इन सारे क्षेत्रों का छोड़िए, आप किसी भी छोटे कस्बे गांव में भी जाएंगे तो आज आपको पक्की सड़क मिलेगी। यानी आधारभूत संरचनाओं का विकास आपको 2005 के बाद ही ये देखने को मिलेगा। नगरीय क्षेत्र में, नगर में ठीक है, मैं 10 साल इस शहर का चेयरमैन था, मोतिहारी नगर पालिका का चेयरमैन था, लेकिन हमारे विधायक प्रमोद जी थे, हमारे माननीय सांसद श्री राधा मोहन जी थे। इन सबके सहयोग से नगर में भी कुछ बदलाव अगर उस समय आपको दिखा, 10 वर्षों में लोगों को दिखा, तो ये इसमें ऐसा नहीं कि उन दोनों का सहयोग नहीं है, उन दोनों का भी उसमें भरपूर सहयोग रहा, तभी कुछ अच्छा दिख रहा है। एक इस शहर को सुसज्जित तो करने क्या का, हम ये नहीं माने करने का, आप हर क्षेत्रों में देखें, ऐसा क्या हम ये नहीं माने कि आप 10 साल तक इस नगर परिषद के सभापति रहे, उस पीरियड में आपके सांसद भी रहे यहाँ और आपके विधायक भी रहे, एक दलीय व्यवस्था होने के कारण सभी पदों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के होने से सबके सहयोग से सम्मिलित विकास था, लेकिन उस विकास में आपका कार्य करने का शैली कहीं ना कहीं कुछ विशेष था, तभी आज लोगों का झुकाव हो रहा है। काम एक पूरी टीम करती है। एक टीम थी जिसमें सब पॉजिटिव विचारधारा के लोग थे और सबके सहयोग से जो है आपको जो उस समय का जो भी अगर कुछ अच्छा दिख रहा होगा लोगों को, ये सबके सहयोग का परिणाम रहा। मैं अकेला क्या, या कोई व्यक्ति अकेला क्या कर सकता है? मतलब ये श्रेय आप करके भी नहीं लेना चाहते हैं, एक सफल पॉलिटिशियन के तरह, मजे हुए खिलाड़ी के तरह काम करके भी श्रेय दूसरे को देना चाहते हैं, कि सबको एक टीम को देना चाहते हैं। सबका श्रेय रहा, सबका साथ रहा और तब जाके कुछ अच्छा हो सका, इसलिए इसका श्रेय सबको जाता है। आज की तारीख में जब जनता बदलाव चाहती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं, विकास का कोई ना कोई कसर रह गया है, इसलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो उस परिवर्तन में कौन सी ऐसी कमजोरी है, कौन सी ऐसी शिकायत है जो मोतिहारी विधानसभा की रही है? उन दो समस्याओं को हम आपसे जानना चाहेंगे कि दो क्या यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, मुझे तो मोतिहारी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं दिखता है। विकास का कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है विकास से। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें कोई ये कहे कि इस सेक्टर में विकास नहीं हो सका है। चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, जन कल्याण का क्षेत्र हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें विकास न हुआ। विकास तो हुए हैं, हाँ, कुछ लोगों की व्यक्तिगत अपेक्षा होगी और व्यक्तिगत अपेक्षा कभी पूर्ण नहीं होता है, तो कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन सामान्यतया जो आम नागरिक हैं, जो इस क्षेत्र की मतदाता है, आम जनता है, उनके बीच बिल्कुल ऐसी कोई मरमरिंग नहीं है। वो सभी लोग जो है संतुष्ट दिखते हैं। तो क्या विकास की पूर्णता पर, अगर आप बता रहे कि मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र विकास की पूर्णता पर है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां विकास नहीं हुआ है, तो
आपकी क्या प्राथमिकता होगी, आप किन चीजों पर काम करेंगे? अगर आप विधायक हमारे हो जाते हैं, जनप्रतिनिधि हो जाते हैं मोतिहारी शहर के, तो आपके लिए क्या वो मुद्दा रहेगा जिस पर आप देखिए, काम? पहली बात तो हमारे प्रत्याशी यहाँ से 2025 विधानसभा में ही श्री प्रमोद कुमार जी ही हैं, इसलिए कोई दिवा स्वप्न न देखे। कोई अगर मंसूबा ऐसा पालता है तो वो इस गलतफहमी से निकल जाए। प्रत्याशी हमारे प्रमोद कुमार जी ही होंगे, ये तय हो चुका है। अच्छा, प्रत्याशी तय हो चुका है, तो प्रत्याशी की क्या प्राथमिकता होगी कि किन दो समस्याओं पर वो फोकस करेंगे, अपने को किन सबसे ज्यादा इस पर काम करेंगे? या आप लोग भी चाहते हैं, पार्टी भी चाहती है कि इन चीजों पर काम हो? समाज के हर क्षेत्रों में काम हुआ है। जहां प्रमोद कुमार जी की एक खासियत और मैं बताता हूं कि वो समाज से संवाद करके और उनकी जो प्राथमिकताएं होती है, उनकी जो समस्याएं होती है, उस क्षेत्र में भी वो हो, या फिर हमारे माननीय सांसद राधा मोहन जी, तो बिल्कुल लोगों से रूबरू होकर उनसे बात करके उनके सुझाव पर और उस क्षेत्र में वास्तव में वहां जो जरूरत है उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करते हैं। तो जहां भी कुछ ऐसा दिखेगा, जो आवश्यकता होगी उस क्षेत्र में काम होगा। और देश में आप देख ही रहे हैं कि पिछले 11 वर्षों में जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का ये 11 वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के काम हुए हैं और एक समर्पित भाव से जन कल्याण के काम हुए हैं, उसका असर देश के हर क्षेत्रों में दिखा है। केवल मोतिहारी की बात नहीं है, हर क्षेत्रों में दिखा है। और यह 11 वर्ष विकसित भारत 2047 जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाते रहेंगे, उस समय जो एक परिकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि एक विकसित भारत के रूप में दुनिया के पटल पर भारत हो, उस विकसित भारत का नींव इन 11 वर्षों में रखा गया है। और आज व्यापक बदलाव दिख रहे हैं। उसी तरह मोतिहारी में भी व्यापक बदलाव मोतिहारी में भी व्यापक बदलाव हुए हैं, लेकिन मोतिहारी बिहार से बाहर नहीं है। और बिहार की राजनीति का एक धड़ा यह कहते हुए चल रहा है कि यहाँ पलायन की समस्या है, मजदूरों के लिए काम नहीं है, यहाँ नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, और शिक्षा है, महंगाई है, बेरोजगारी है। तो इन सारे विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो कहावत है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो वैसे लोग हैं, ये आरोप कौन लगाते हैं? जिनके पास कोई एजेंडा तो है नहीं, जिनको 15 वर्षों ने इस बिहार के लोगों ने मौका दिया, जिन्होंने बिहार को बदहाल बिहार बना दिया, बर्बाद करके रख दिया, वो ऐसे अनर्गल आरोप लगाते हैं। रोजगार के क्षेत्र में बहुत सारे रोजगार सृजन हुए हैं। आखिर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हो रहा है, क्या उसमें रोजगार सृजन नहीं हो रहा है? बिहार के अंदर भी अब निवेश हो रहे हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे ये प्लांट लग रहे हैं, उसमें रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। तो ये देखना चाहिए। सरकार ने तो इसकी एक युवाओं के लिए रोजगार का एक बहुत ही अच्छा स्रोत बनाया है। और अगले 5 वर्षों में फिर से जब एनडीए की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक वातावरण में बिहार के अंदर भी निवेश बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा और रोजगार का सृजन होगा। जो लोग बाहर गए हैं उनको भी फिर वापस लाने का हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर भी सकारात्मक विचार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया। और दर्शकों, आपने सुना, मोतिहारी विधानसभा अपने विकास के पूर्ण वैशिष्ट को पहुंच चुका है। ऐसे में कोई मुद्दा ही नहीं बचता है कि विकास के मुद्दे पर यहाँ चुनाव हो। दूसरी पार्टियां चाहे जितनी ढोल बजाएं, भाजपा का यह कहना है कि विकास की पूर्णता हो चुकी है, अब कोई क्षेत्र काम करने के लिए बाकी नहीं है। तो देखते रहिए मोतिहारी विधानसभा में मुद्दे क्या होते हैं चुनाव के, इंतजार करिए चुनाव के दिन का। यहाँ पे जो अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है। नहीं है। क्या कमी है? बहुत कमी है। कहाँ कौन विकास हो रहा है? अच्छा से पूछते हैं।
क्या स्थिति है, विकास का क्या स्थिति है? यहाँ तो कोई विकास नहीं हो रहा कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास का स्थिति बहुत खराब है। खराब है, क्या क्या खराब है? यहाँ को तो सुविधा है ना यहाँ पर। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी पड़ताल के सिलसिले में जब हम मोतिहारी पहुंचे तो मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र का हमने भ्रमण किया। पूरे जिले को घूमने के बाद अभी हमारी मौजूदगी है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गप्पू राय जी के पास। तो हम सीधे इनसे रूबरू होते हैं और आपको उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं जो क्षेत्र में हमने सुने थे। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगा। मेरे तरफ से भी आप मीडिया चैनल को स्वागत है। आप भारत की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी के पूर्वी चंपारण जिला के जिला अध्यक्ष हैं। तो यहाँ की जो स्थिति है पूर्वी चंपारण जिले की, कांग्रेस के प्रत्याशी दिख नहीं रहे हैं, मैदान में उनका नाम नहीं आ रहा है, क्या कारण हो सकता है जबकि सभी दल के अमूमन प्रत्याशी सामने आ रहे हैं? सभी दल के प्रत्याशी आपको दिख रहे होंगे और आपने अभी जो शब्द कहा, कांग्रेस सबसे पुरानी तो सबसे संस्कारित और अनुशासित पार्टी भी होगी। इसलिए हमारे क्षेत्र में सभी जगह कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट होंगे, इनका हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ऑनलाइन आवेदन ले चुका है। बात रही चुनाव की, तो चुनाव गठबंधन के तहत लड़ना है। इसमें सभी दल हैं, राजद, भाजपा, राजद, कांग्रेस, वीआईपी और 6 दल का एक गठबंधन है। तो कहाँ किसको गठबंधन के तहत जो सीट बहुत जल्दी जो ऊपर शीर्ष नेतृत्व जो डिसाइड करेगा, वहां पर हम लोग कैंडिडेट का चयन जो लोग अप्लाई किया है उसमें करके उस कैंडिडेट को लाकर फिर आगे का काम हम लोग करेंगे। बाकी हम अभी तैयारी मेरी 12 विधानसभा में है। 12 विधानसभा से आपको बता दें कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और वो लोग जो कांग्रेस के द्वारा एआईसीसी और पीसीसी के द्वारा जो टास्क मिला है, घर घर झंडा का अभियान, माई बहन सम्मान योजना, जो महिलाओं को, आधी आबादी को, जो हमारी सरकार आने के बाद गठबंधन की सरकार आएगी तो 2500 रुपया देने का जो हमारा संकल्प है महिलाओं को देने का, इस योजना का रजिस्ट्रेशन और इस योजना का प्रचार और घर घर झंडा जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह और हर एक घर पर अपना पहचान बनाने के लिए जो भी प्रत्याशी के रूप में है यहाँ से कर रहे हैं। और बहुत ही जल्दी वो कैंडिडेट के रूप में आपको मुखातिब होकर मैं यहाँ से कैंडिडेट हूँ, मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। जब तो तब आएंगे जब गठबंधन के तहत हम लोगों का सीट का बंटवारा हो जाएगा। पूर्वी चंपारण में क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस आपकी तैयारियों के मुताबिक कितने सीटों पर लड़ने की संभावना है? संभावना तो मैं कोशिश करूंगा जिला अध्यक्ष के नाते अधिक से अधिक सीटों पर लड़ूं। पिछले बार 2 सीट पर यहाँ कांग्रेस लड़ी थी और बेतिया में 7 सीट पर लड़ी थी। ये अनबैलेंस था, 9 विधानसभा वहाँ है तो उसमें 7 लड़ी, 12 है तो यहाँ पर 2 लड़ी। इस बार चेंजेज होगा, 2 से यहाँ सीट बढ़ेगा और 2 से अधिक सीट पर मोतिहारी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। राजनीति को जब हम नजदीक से देखते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं कि गठबंधन, महागठबंधन का जो मुख्य घटक है राजद, वह अक्सर वैसी सीटों को कांग्रेस के पाले में डाल देता है जहां से की संभावनाएं थोड़ी कम होती है। आपको क्या लगता है? इस बार जो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, अभी जैसे आप चर्चा कर रहे हैं कि कैंडिडेट, जहां हमारा कैंडिडेट लड़ने वाला जीतने वाला होगा वहीं सीट से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जो कैंडिडेट हमारा लड़ेगा, हमारा सोरेयाना कोशिश रहेगा कि उस कैंडिडेट को चुनाव लड़े और मोतिहारी में कांग्रेस के साम्राज्य को स्थापित करें। गांधी जी को जो कर्मभूमि विज्ञान, गांधी जी का जो स्थान है वहां पर गांधी के सिद्धांत को हम लोग स्थापित करें। अब ये मोतिहारी विधानसभा में बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि मोतिहारी विधानसभा की मुख्य समस्याएं क्या हैं जिन्हें आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? मोतिहारी विधानसभा की अगर बात करें तो मुख्य समस्याएं यहाँ की जो चीनी मिल, जो मोदी जी यहाँ की जनता से बोल चुके थे कि 2014 के बाद मैं जब आऊंगा तो यहाँ की चीनी मिल से चीनी निकलेगा, धुआं निकलता रहेगा और चीनी निकलेगा, उससे मैं चाय पीऊंगा। सबसे बड़ा किसानों की समस्या चीनी मिल की है। चीनी मिल से धुआं तो नहीं निकला, चाय तो नहीं पी, लेकिन चीनी मिल का जो जमीन था उसको मिठाई के रूप में यहाँ के नेता और भूमाफियाओं ने मिलकर बांट लिया, तो परमानेंट इसको स्थगित कर दिया। दूसरा समस्या यहाँ मोती झील जो है,
यह पूरा मोतिहारी का नाला इसमें आकर पड़ता है, जो प्रदूषण का केंद्र बनकर रहा है। और हमेशा जलकुंभी के नाम पर आप उठाकर आरटीआई से मांगिएगा तो करोड़ों रुपया इसमें हमेशा खर्च होते रहा है। दूसरा समस्या आप देखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो अभी तक यह स्थापित पूर्ण रूप से नहीं हो सका और बहुत जगह भाड़ा के रूप में इधर उधर करके चल रहा, पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो सका। सेंट्रल विद्यालय जो स्कूल जो 22 वर्ष से यहाँ है, वह एक खंडहर में अभी भी चल रहा है। यहाँ रुक पाएगा कि नहीं रुक पाएगा, इसी पर यहाँ के किसी नेता और किसी पदाधिकारी का ध्यान नहीं है कि सेंट्रल स्कूल को यहाँ पर कोई जमीन देकर यहाँ स्थापित किया जाए। अपने दो के साथ साथ कई समस्याएं बता दी। समस्याएं गिनाइएगा तो अनगिनत है, मैं बहुत कम में शॉर्ट में बोला। अपने नेताओं के ऊपर सीधा आरोप लगाया कि मिठाई की तरह बांट दिया गया जमीन को, इसका कोई साक्ष्य भी मौजूद है क्या? इसका साक्ष्य अगर बोलिएगा तो एफआईआर और सरकार के द्वारा जो किया हुआ सब साक्ष्य आपको अभी मांगिएगा, आपको दे देंगे। सबके ऊपर किया हुआ है, फिर भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो। उसमें एक रजिस्ट्रार की नौकरी चली गई, जो रजिस्ट्री किया, रात में रजिस्ट्री हुआ प्रशासन के दबाव में, उसकी नौकरी चली गई रजिस्ट्रार। मेरा मित्र आदमी था। चलिए, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं चाहूंगा कि उसका जवाब आपसे मिल जाता। आपने कहा कि चंपारण के 12 विधानसभा सीटों पर, पूर्वी चंपारण के, आपकी तैयारी चल रही है, लेकिन 12 के 12 सीटें तो आपको मिलेंगी नहीं, गठबंधन की मजबूरियां होती हैं। फिर वो कौन से महत्वपूर्ण, आपके हिसाब से वो महत्वपूर्ण सीट हो गई जिस पर आपकी दावेदारी सबसे मजबूत होगी? गठबंधन के अंदर आप ठीक बोल रहे हैं, तैयारी, हमारा संगठन रहेगा, अगर हमारी तैयारी रहेगी और गठबंधन के तहत अगर हमको चुनाव लड़ना होगा तो हम 12 सीट में कहीं भी हमको दीजिएगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। कारण ये होता है कि हमारा संगठन, राजद का संगठन, सीपीआई का संगठन, सीपीएम का संगठन, माले का संगठन, वीआईपी का संगठन, ये सब संगठन अगर मिलकर एक साथ अपने संगठन को सब जगह धारदार करके रखेंगे तो हम किसी भी सीट पर लड़कर फतह करने के लिए तैयार हैं। फिर भी कोई मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है, आप जिला अध्यक्ष हैं, कि अगर अमुक सीट हमें मिलता है तो यहाँ हम बहुत अच्छा परफॉर्म। मैं ये दावा करता हूँ और अपने शीर्ष नेतृत्व को बोल भी चुका हूँ, कोई भी सीट हमको दीजिए और 2 महीना पहले बता दीजिए, वहां मैं कैंडिडेट लाकर लड़कर और मैं 100% गारंटी के साथ सीट आपके झोली में दूंगा। और 2 सीट 4 सीट की बात कर रहे हैं तो 2 सीट जो हम पहले लड़े थे, गोविंदगंज और रक्सौल, वो आज के दिन में उस पर हमारा विशेष फोकस है, विशेष कार्य चल रहा है। गोविंदगंज और पिछला बार हम लड़े थे वो तो मेरे कोटा का सीट है, बाकी भी 2 सीट मेरे कोटा में कोई आ सकता है। जो आएगा इस बार निश्चित रूप से जो भी सिर्फ से कांग्रेस को मिलेगा, मैं वहां उनको एग्रीमेंट भी कर चुका हूं, आपको सीट दीजिए, सीट जीतकर मैं आपको दूंगा, ये मेरा एक सवाल और लेना चाहूंगा। गोविंदगंज सीट को लेकर अक्सर यह उहापोह की स्थिति बनी रहती है कि वहां से कोई मजबूत कैंडिडेट, मजबूत कहने का सेंस है जो जमीनी कैंडिडेट आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा वहां के जो कैंडिडेट होते हैं वो एक ही कैंडिडेट होते हैं, रिपीट होते हैं और परिणाम भी एक जैसा ही होता है। आपको पहले और अब के बारे में मैं कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। पहले कांग्रेस का टिकट कांग्रेस की गणेश परिक्रमा करने वाले नेताओं के बीच में जो घूमते थे वो लेकर आ रहे हैं, और आज के दिन में प्रत्येक विधानसभा में एआईसीसी, पीसीसी से कम हमारा 15 से 20 कार्यकर्ता, चाहे युवा कांग्रेस का हो, एनएसवाई का हो, किसी भी संगठन का हो, काम कर रहा है और रिपोर्टिंग कर रहा है किस कैंडिडेट की क्या क्षमता है, उस कैंडिडेट की क्षमता को करके आकलन कर रहा है, और टिकट उसी को मिलेगा जो क्षेत्र में काम कर रहा है कार्यकर्ता के रूप में। आप लोगों के बीच में जो पॉपुलर है उसी को सीट मिलेगा, इसी पर मेरा दावा है। जो हमारा नेतृत्व जिस ढंग से चल रहा है, टिकट उसको मिलेगा और जीत गारंटेड होगी, निश्चित होगी, और कांग्रेस का पताका बहुत लंबे समय के बाद इस पूर्वी चंपारण में स्थापित होगा। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार, मोतिहारी की क्या स्थिति है? मोतिहारी की तो स्थिति पहले से ठीक, जोर से बोलिए थोड़ा। मोतिहारी की स्थिति पहले से ठीक लग रही है। अभिषेक कुमार पढ़ाई करते हैं, क्या स्थिति है मोतिहारी में? विकास की क्या स्थिति है? पहले में बहुत अच्छी स्थिति है, पहले कंडीशन बहुत खराब थी मोतिहारी की, अभी ठीक ठाक है। राजेश पटेल जी क्या स्थिति है मोतिहारी में? विकास की स्थिति कैसी है? स्थिति जो है सो अभी देखने में तो हाल फिलहाल उतना अच्छा नहीं है। उतना अच्छा नहीं है। अच्छा चलिए, क्या नाम है?
बॉस कन्हैया जी, क्या स्थिति है मोतिहारी में? अभी ठीक है, मतलब उतना डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। अभी उतना डेवलपमेंट में, मतलब डेवलपमेंट से खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है। चलिए आइए और लोगों से जानते हैं। प्रसिद्ध रंगकर्मी और मोतिहारी विधानसभा के जन सुराज के प्रभारी रवीश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका भी और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों, आपके श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल हम शुरू करते हैं कि जन सुराज को भाजपा का बी टीम कहा जाता है, इस विषय पर क्या कहेंगे आप? भाजपा का बी टीम ही नहीं, समयानुसार आरजेडी का भी बी टीम हमको कहा जाता है। अच्छा, ये तो नई बात है। जन सुराज अपने उद्देश्यों को लेकर चला है, ना उसे आरजेडी से कोई मतलब है, ना ही बीजेपी से। बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन सुराज अपना उद्देश्य लेके आया है और यहाँ के आमजन में अपनी बातों को पहुंचा है। इसके लिए अगर कोई हमें बी टीम कहता है तो कहे। नहीं, आपके दल के प्रमुख जो हैं वह ज्यादा हमलावर नीतीश कुमार पर होते हैं और तेजस्वी यादव पर होते हैं। भाजपा पर उनका हमला कमजोर देखा जाता है। विगत 35 वर्षों में अगर बिहार में सत्ता रही है तो एक तरफ नीतीश जी रहे हैं, दूसरी तरफ लालू जी का परिवार है। तो हमलावर ही नहीं, उसको हमलावर नहीं कहिए, लेकिन अगर सवाल किया जाए तो किनसे किया? ये कारण है कि हम इन दो जगहों में ज्यादा सवाल करते हैं। इन दो लोगों से ज्यादा सवाल कर सकते हैं, करते हैं, और भाजपा से थोड़ा कम सवाल करते हैं। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि अभी वापस लौटते हैं हम आपके विधानसभा जिसके आप प्रभारी हैं। यहाँ जन सुराज की स्थिति को किस रूप में देखते हैं आप मोतिहारी विधानसभा में? हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार के बदलाव की परिकल्पना जब लेकर बिहार के व्यवस्था परिवर्तन की सोच के साथ सबसे पहला उनका पदयात्रा का कार्यक्रम चंपारण से शुरू हुआ जी। तो स्वाभाविक रूप से कि चंपारण जो महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, राजनीतिक परिक्षेत्र में इसका स्थान अपना रहा है। तो जो जागरूकता यहाँ के आमजन में है राजनीति के प्रति, वो कहीं न कहीं जनसुराज के समर्थन के रूप में हमें भी प्राप्त हो रहा है। यहाँ की जो मुख्य प्रत्याशी की दौड़ में जो लोग हैं, आपको क्या लगता है यहाँ के विधानसभा क्षेत्र को जीतना काफी कठिन है, इसलिए कि भाजपा का यह गढ़ माना जाता है। तो उस दौड़ में वो कौन से लोग, वो कौन से नाम आपको लगते हैं कि जो कहीं टक्कर दे सकते हैं वर्तमान विधायक को? पहले तो एक बात हम लोग समझे कि पार्टी चुनाव नहीं लड़ती जी। पार्टी के लोग चुनाव जरूर लड़ते हैं, लेकिन पार्टी का चुनाव किसी न किसी मुद्दे पे होता है। एक दौर था जब कांग्रेस हुआ करती थी, एक दौर है जहां एनडीए गठबंधन की सरकार है, कभी आरजेडी की सरकार है। तो चुनाव मुद्दों का चुनाव होता है, और मुद्दा जो अभी जनसुराज के पास है, उस मुद्दा पे हम समझ रहे हैं कि जनसुराज अभी सभी लोगों से है। मतलब यहाँ जातीय समीकरण भी काफी मायने रखता है चुनाव में, इसे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। खुद जितने भी दल हैं, खासकर आपके दल की भी अगर मैं बात करूं, तो वह भी अभी जातीय आधार पर ही बहुत सारे निर्णय लेती है। यह चुनाव की विडंबना है, लोकतंत्र की आज के दौर में विडंबना बन चुकी है। वैसी स्थिति में यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, वह भी एक जाति विशेष से आते हैं, तो फिर उन्हें टक्कर देने के लिए जातीय समीकरण आप लोगों ने भी तो बैठाए होंगे। आप सब लोग मीडिया के लोग जी, हमसे ज्यादा आप समझते हो इस चीज को। जातीय जो मुद्दा है, ये कहीं न कहीं से सुनियोजित है, इसको लाया जा रहा है। अगर ऐसा हो कि जातीय समीकरण पर ही सब कुछ हो रहा हो, सारा राजनीति हो रहा हो, तो मोदी जी की कौन सी जाति है?
आज प्रधानमंत्री। लेकिन टिकट बंटवारे के टाइम में हर दल जातीय समीकरण का ध्यान रखते हैं। इवन आपके दल ने भी ये जब सबसे पहले दलित चेहरा प्रस्तुत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, तो और उन्होंने कहा भी कि हम हर जाति को मौका देंगे, उनका एक टर्म बनाएंगे, तो फिर जाति से कैसे इनकार किया जा सकता है? वो तो आपके मैनिफेस्टो में ऑलरेडी मेंशन्ड है। जाति वहां नहीं है। अब देखिए इस चीज को थोड़ा और डिफाइन करिए। जाति 5 जातियों में बटा हुआ है बिहार। इस 5 जातियों में जो हमारा सबसे नीचे के पायदान पे लोग हैं, प्रायोरिटी उनको पहले मिलनी चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने मनोज भारती जी को लाया था यहाँ पे जी अध्यक्ष। जाति जिस भी रूप में बटी, आपने कहा कि भाई जाति के आधार पर नीतीश जी की जाति, फिर भी हमारे यहाँ लगातार प्रधानमंत्री 20 वर्षों से। तो देखिए जाति नहीं है, चुनाव मुद्दे का चुनाव होता है। आपका क्या मुद्दा है, आप किन चीजों को लेके जा रहे हैं, जनता को उससे क्या लाभ होने वाली है, इस पर चुनाव होता है। और वहीं जाके जात मतलब आप पत्ते नहीं खोलेंगे कि यहाँ के वर्तमान विधायक के सामने आपके सबसे मजबूत योद्धा कौन है, कौन कौन है? मैं आपको थोड़ा और लिबर्टी देता हूं, कौन कौन योद्धा है? देखिए हम ये कहें कि वो बहुत मजबूत योद्धा है जी, मजबूत तो हम किस चीज में मानते? अब तक तो वही दिख रहा था जो था। जैसे ही हम लोग आए हैं, जनसुराज जैसे ही आई, तो जनसुराज के आने के बाद की जो चर्चा है, अब इस पर आप बताएं कि वो कितने मजबूत है। आप चूंकि हमसे ज्यादा क्षेत्र घूम रहे हैं और आपको इस बात का ज्ञान होगा कि अभी तक तो जनसुराज नहीं था। यहाँ 2 ही 3 दल जो थे वही लोग आपस में लड़ते थे, कभी आरजेडी के साथ नीतीश जी, तो कभी भाजपा के साथ। चलिए आप पत्ते खोलना और नहीं ये दो पार्टियां जो है सो बिहार में सरकार चला रही है। चलिए आप पत्ते खोलना नहीं चाहते हैं। आज एक तीसरा पार्टी जो बहुत ही कम समय का पार्टी है, जैसे ही बिहार में आया है, अपने मुद्दा को, बिहार के जनता की मुद्दा को लेकर जब आया है, तो इस मुद्दा में अब अन्य पार्टियों के समतुल्य आप ये देखें कि जनसुराज चला है। चलिए अब हम थोड़ा सा बाइंड अप करते हैं और सीधा सवाल आपसे लेते हैं कि मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख 2 समस्याएं आप बताएं जिसके निराकरण के लिए आपके योद्धा मैदान में आएंगे। देखिए मोतिहारी विधानसभा की समस्या 2 भाग में विभक्त है जी। एक बहुत बड़ा भाग इसका नगर निगम में है, उसकी अलग समस्या है। उसमें यातायात है, टैक्सेस है, गली नली है, ये एक अलग समस्या है। और एक जो मेरा पंचायत से है, जो ब्लॉक से, तो उसमें कुछ पंचायत हमारे ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित है, उनको 2-3 महीने दिन नाव से ही सफर करना पड़ता है। तो ये 2 तरह की समस्या है। और जो भी समस्या हमारे स्थानीय स्तर पर है, तो एक समस्या जो हमारे जनसुराज पार्टी ने जो रखी है, आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये 5 गारंटी, ये समस्या ही है। इस समस्या को समाप्त करने की गारंटी है, जिसमें 5 उद्देश्य मेरे पीछे लगा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं इसको। तो जो मूल समस्या है बेरोजगारी जी, यहाँ से युवाओं का पलायन, बच्चों में शिक्षा, हम लोगों ने जो रखा है कि भाई 15 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे और उच्च स्तरीय शिक्षा देंगे, विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे। युवाओं के पलायन पर हमारी पार्टी रखती है कि 1 साल अगर मुझे मौका मिलता है तो 1 साल के अंदर जो भी बिहार के बच्चे बाहर गए हैं रोजी रोजगार के लिए, उनको बिहार में ही रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। 10 से 15 हजार रुपए का व्यवस्था बिहार में किया जाएगा। बुजुर्गों की सोच हमारी पार्टी रखती है। आज 400 रुपया पेंशन है, जो बुजुर्ग के अपने किसी भी तरह के, मतलब अब यही कहें कि अगर वो खैनी खाते हो तो 1 महीना खैनी भी नहीं खा पाएंगे 400 रुपये। तो उनके लिए हमारी पार्टी रखती है कि 2000 रुपया वृद्धा पेंशन के रूप में देंगे। अगर एक घर में 60 से ऊपर महिला पुरुष 2 हैं तो 4000 रुपये एक घर में जाएगा। हमारे यहाँ किसान को मुफ्त मजदूर देने की व्यवस्था है कि अगर मुनाफेदार आप खेती करते हैं तो इसके लिए हम आपको मजदूर मुहैया करेंगे, सरकार उसको भुगतान करेगी।
महिलाओं के लिए सस्ते ऋण की व्यवस्था कर रहे हैं, जो महिलाएं घर में बैठ जाती हैं 2 टाइम खाना बनाने के बाद 4% सालाना ब्याज पर उन्हें हम ऋण मुहैया कराएंगे, ताकि ये तो आपके मैनिफेस्टो की बात है। ये मेरे मैनिफेस्टो। तो जो मूल समस्या है उसको निकाल के हमने 5 गारंटी रख ली। अब स्थानीय समस्या जब हम सरकार में आएंगे, जब हमको जनता लेके आएगी, हमारे मुद्दों का जो स्थानीय मुद्दा है उसका भी हम लोग एक रोड मैप बनाएंगे और उसका भी समाधान। अभी पूरे बिहार के मुद्दा को लेकर चलिए, मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी महोदय से हम बात कर रहे थे और इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, अपने योद्धाओं के नाम नहीं बताए, फिर भी हमारा साक्षात्कार काफी रोचक रहा। उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ यूं ही जुड़ के रहेंगे। बहुत बहुत क्या नाम है? बिरजू शाह नाम है। बिरजू शाह साहब, मोतिहारी विधानसभा में विकास को 10 में से कितने नंबर देंगे? कितना विकास हुआ है यहाँ? संतुष्ट है? क्या नाम है भैया आपका? बिजनेस करते हैं। दीपक जी, विकास यहाँ हुआ है मोतिहारी में? जी विकास हुआ है। विकास हुआ है, संतुष्ट है लोग यहाँ के विकास से? आपका नाम क्या है मैडम? इधर देख के कैमरे की तरफ बोलिए। अब तो महिलाएं काफी मजबूत हो गई हैं। कोई बात नहीं है, चलिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहित जी, जरा जोर से बोलिए ना एकदम। मोहित जी, विकास में कितने अंक देंगे यहाँ पर? विकास हुआ है? विकास हुआ है। वर्ष 2025 में शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व पड़ताल के क्रम में मैं पहुंचा हूं शशिकला जी के पास। शशिकला जी बिहार प्रदेश में शिक्षक प्रकोष्ठ की उपाध्यक्षा हैं और आप शुरू से चंपारण से जुड़ी रही हैं, यहाँ शिक्षक के रूप में और फिर सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति कर्मी के रूप में। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान जो राजद का सेवा आप राजद को दे रही हैं, राजद के माध्यम से आप चंपारण को क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं तो सेवा में थी और सरकारी सेवा में थी, लेकिन मेरे पिताजी आदरणीय स्वर्गीय भोलाराम तूफानी पूर्व मंत्री वो राजद में एक कैबिनेट मंत्री के रूप में थे और वो राजद में ही अपना सेवा दे रही हैं। उनकी प्रेरणा को लेकर के और मैं राजद में शामिल हुई हूँ। और राजद एक ऐसा पार्टी है जो समाजवादी धाराओं विचारों को मानता है और मैं राजद में सेवानिवृत्ति के बाद मैं राजद में आई। राजद के माध्यम से आप विधानसभा चुनाव में आप चुनाव लड़ना चाहेंगी क्या? ये तो मैं अभी तत्काल पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ। रहा चुनाव लड़ने के बाद वो आला कमान के क्या निर्देश होता है, क्या है, ये तो मैं नहीं जानती है, लेकिन मैं पूर्व में भी मुझे टिकट मिल चुका था लोकसभा के लिए। बगहा से मैं 1990 में जनता दल के द्वारा मुझे लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन उस समय मैं जिला विद्यालय निरीक्षिका थी और वो नॉमिनेशन के पहले रिजाइनेशन का सवाल था, जिसके कारण समय पर रिजाइनेशन न हो सका, मैं चुनाव नहीं लड़ सका। अब यदि पार्टी चुनाव लड़ाती है, आपको टिकट देती है, तो आप चुनाव लड़ने के बाद आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेंगे? ये इस विधानसभा की तो बात हमने, ये तो आला कमान जाने, जो पार्टी के बैठे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो समझे कि मुझे इस लायक समझ रहे हैं या नहीं। तो सरकारी सेवा के साथ साथ आप सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी रही हैं। चंपारण की कौन खास समस्याएं हैं जो आपके नजर में है कि इनका निदान जो है, यदि आपको समय मिलता है, सत्ता में आपकी भागीदारी होती है, तो आप उन समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे? यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है कि गरीबों का पलायन, जो रोजी रोटी के लिए दूसरे जा रहे हैं, और ये पढ़ाई की समस्या, शिक्षा की जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। और पहले मैं जब जिला विद्यालय निरीक्षिका थी
तो ये चरवाहा विद्यालय हुआ करता था लालू जी की देखरेख में। मैं वहां भी गई थी बच्चों के लिए कॉपी किताब और कपड़ा को लेकर के। तो वो एक सोच था कि गरीब के बच्चे पढ़े, रोजगार के साथ अपने गाय और भैंसी को चराए और वहां पर पढ़े भी। तो वो सारी चीजें अब तो खत्म हो गई है। यहाँ शिक्षा का घोर अभाव है। जो बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, और अगर गरीब के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या। और लोगों का पलायन यहाँ से रोजगार के लिए दूसरे जगह जाना, या कल कारखाना की कमी है, रोजगार की कमी है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर होनी चाहिए। चंपारण में महिलाओं की क्या स्थिति है, उनके विकास के लिए क्या किया जा सकता है? महिलाओं के विकास के लिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ महिलाओं को रोजगार के साथ शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा के साथ साथ रोजगार हमारी महिलाओं को मिलेगा तो महिलाएं हमारे विकास करेंगी। जैसे ही आपके नाम की चर्चा होती है या आप सामने आती हैं तो पूर्व स्वतंत्रता सेनानी भोलाराम तूफानी जी का नाम, उनका चेहरा सामने आता है। बहुत सारी कथाएं उनके बारे में चंपारण में कही जाती हैं। इस संदर्भ में आप श्रोताओं को कुछ बताएं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझती हूँ कि मैं श्री भोलाराम तूफानी, स्वर्गीय भोलाराम तूफानी की सुपुत्री हूँ। वह मुझे सरकारी नौकरी में नहीं देखना चाहते थे, बल्कि एक पॉलिटिशियन के रूप में देखना चाहते थे। अब यही कारण था कि 90 में हमको टिकट मिला, लेकिन कतिपय कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ सकी। और वो मेरी प्रेरणा स्रोत है और प्रेरणा स्वरूप है। और आज रिटायरमेंट के बाद मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ, राजनीति में आई हूँ, और वो मेरे लिए एक ईश्वर से कम नहीं है। आज उनके कारण, जिस समाज से हम लोग दलित समाज से आते हैं, और उस समय 60 के दशक में बच्चियों को पढ़ाना बहुत मुश्किल था। उस स्थिति में मेरे पिताजी हमको पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया, मैं यहाँ तक पहुंची। तो वो उनकी सादगीपूर्ण जिंदगी मेरे लिए प्रेरणा रही है, ईमानदारी मेरे लिए प्रेरणा स्वरूप रही है। उनका कर्तव्य बोध जो है वो मेरे लिए सामने रहा है, और उनकी बातें ही मेरे लिए एक ईश्वर की बातें लगता था कि वो उनकी जो बातें हैं मैं उन्हीं पर चलती हूँ। उनकी सादगीपूर्ण जीवन के बारे में बता, वो मंत्री थे, लेकिन फिर भी मैं जाती थी तो देखती थी कि वो पैजामा सिल करके पहनते। उन्हें मैंने देखा है खुद कि वो अपना हवाई चप्पल पहनते थे। आप किसी से भी पूछिए, चंपारण के लोगों में, वो मंत्रिमंडल में थे, लेकिन उनकी इतनी सादगी पूर्ण व्यवहार था। जितना पैसा मिलता था, उनका तनख्वाह का पैसा जो भी मिलता था, वह सभी जनता के बीच में बांट देते थे, और जो बच जाता था वह, मैंने कहते थे ना, हम गए थे एक बार तो बोले कि बड़ा खुश होते थे कि देखिए इतना पैसा बच गया, बांटने के बाद पैसा बच गया। एक बच्चे की तरह उनकी खुशी झलकता था कि इतना पैसा बच गया। तो ये सारा चीज मैंने फादर से सीखा है। ईमानदारी मैंने फादर से सीखा, अच्छे से काम करना मैंने फादर से सीखा, और सादगी पूर्ण जिंदगी भी मैंने उन्हीं से सीखा। बहुत सिंपल, बहुत मंत्री का कुछ भी उनके व्यवहार में नहीं था, उनके कर्तव्य में नहीं था। और वो जो भी खाना खाते थे, वो सारे स्टाफ का खाना बनता था वही खाते थे, और मुझे भी कहते थे, वो बार बार कहते थे कि बेटा तुम किसी को ठगना नहीं, तुम खुद ठगा वो ठीक। तो अभी आप सुन रहे थे मोतिहारी विधानसभा की जनता और यहाँ से खड़ा होने वाले उम्मीदवारों की राय, और यहाँ से बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों का राय। अब आपकी बारी है अपने सुनाने की, तो आप तैयार रहिएगा। मतदान के समय अपना मतदान करिएगा ठोक बजा के।